जिसमें ई तो होगा सेल पोटेंशियल, ई नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट और एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इसमें हम एक केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट। इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, अब सेल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि उस वक्त जो है डेल्टा जी में कितना ले सकता हूं, 0, और डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। तो हम ये कहेंगे, केस फर्स्ट हम ले रहे हैं कि इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी शुड बी टेकन एज 0, तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0। ई सेल वो पोटेंशियल है जो सेल हमें एक्चुअल में दे रहा है। ई सेल और ई नोट सेल में क्या अंतर है कि अगर सेल स्टैंडर्ड स्टेट पे है तो ये मिलने वाला पोटेंशियल है, और सेल स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं है तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। तो सेल से मिलने वाला जो एक्चुअल करंट है या पोटेंशियल है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि ये। ठीक, तो अगर सेल से ई सेल 0 कर दिया मैंने, मान लो, इसका मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। बात समझिए, ई सेल अगर मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब सेल से मिलने वाला पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम इसका रीजन देखें तो ये है कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और नेट हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेल एक तरह से उस वक्त करंट देने की पोजीशन में नहीं होगा। कब, जब वहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। ठीक, अगर इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम Q शुड बी इक्वल टू K, वेयर K इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर Q K के बराबर हो गया इक्विलिब्रियम पर और E की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 ऑफ K। सही है, और यहां से मैं लिख सकता हूं ई नॉट इज इक्वल टू प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 ऑफ K। ये रिजल्ट हमें तब लगाना है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि सेल इज एट इक्विलिब्रियम। मान लो क्वेश्चन में सेल इज एट इक्विलिब्रियम ना लिखे, ठीक है, और वो क्वेश्चन में हमें K की वैल्यू दे दे, तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ कहां डिफाइन होती है, इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं K का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम है तो फिर मुझे इसी फार्मूले का यूज करना है। अब ये फार्मूले का यूज जो है कैसे होगा वो देखना है। मान लो एग्जाम्पल मुझे दे दिया एक रिएक्शन A प्लस B प्लस 2 से 2A प्लस 3B प्लस 2 से, मुझे दे दिया यहां पर 2A प्लस 3 प्लस 3B, ये सॉलिड एक्वस सॉलिड, और मुझे K की वैल्यू दे दी, K इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें बोला गया है कि इफ E नॉट A2A प्लस 3 इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट E नॉट B से B प्लस 2, ये मुझे निकालना है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस में सपोज करो कि मुझे K का यूज करना है, या फिर उल्टा बोल सकता था कि ये दोनों वैल्यू देकर हमसे K पूछ लेता, ठीक ना, ऐसा भी कर सकता था। अब इस केस में सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, देखो
सबसे पहले इस सेल के लिए मैं ई नोट सेल कैसे लिखूंगा बताओ, इज इक्वल टू ई नोट ए से ए प्लस 3 प्लस ई नोट बी प्लस 2 से बी, बिल्कुल रनिंग हैंड से लिखना है अपन, ठीक है ना। आप ये देखो कि ये जा रहा है इसके अंदर और ये जा रहा है इसके अंदर, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे अपन लिख रहे हैं ए से ए प्लस 3 में क्या, बी प्लस सी से, ठीक। हमें अगर ई नोट सेल नहीं पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी, 0.1 वोल्ट, और हमें इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो अब ये निकालने के लिए मैं किस रिलेशन का यूज कर दूं, इस वाले, ठीक। ये ई नोट सेल, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log 10 ऑफ k, यानी 10 to the power 9 रख दिया मैंने सीधा k की वैल्यू। अब बताइए n की वैल्यू क्या होगी, यहां पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप किसी एक रिएक्शन को देख लो अलग से, मतलब एक रिएक्शन अलग से लिखकर मैं लिख दूं कि 2a से 2a प्लस 3 प्लस यहां कितना होगा 6। इसका मतलब रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन कटे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल आउट किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल आउट किए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 6। किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, इसकी। इसे उठा के मैं यहां रख दूं, अननोन क्या बच गया, और मुझे ई नॉट बी से बी प्लस 2 निकालना हो तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट बी प्लस 2 से, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि OP इज इक्वल टू माइनस RP। तो एकदम उनका रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो इसे उठाकर मैं यहां से यहां रख दूं, तो अननोन क्या बच जाएगा, EB से B प्लस 2, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी K पूछेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो उस वक्त मैं ई सेल का वैल्यू क्या ले लूं, इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, और डेल्टा जी 0 है तो ई सेल की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, 0, ठीक है ना। तो फार्मूला रिड्यूस होकर इसमें चेंज हो जाएगा, और ये बता रहा है मुझे के और ई से ई नोट सेल के बीच में रिलेशन, ठीक। नोट कीजिए सर कि मान लो मुझे दे दे जिंक से सॉलिड से Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका पोटेंशियल दे दे ई नॉट 1 इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, और मुझे दे दे कि Zn प्लस 2 प्लस 4 अमोनिया गिव्स Zn NH3 होल 4 प्लस 2, और इसके लिए K दे दे 10 to the power 9, और मुझसे पूछ रहे कि कैलकुलेट ई नॉट फॉर जिंक टू Zn NH3 होल 4 प्लस 2, ठीक है ना। या फिर इसकी जगह ये भी बोल सकता है ई नॉट फॉर्मेशन ऑफ, या इसको फॉर्मेशन नहीं लिखूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, इस रिएक्शन के लिए मुझे कैलकुलेट ये पूछा है। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं कि यहां पर इसके लिए पोटेंशियल पूछा है, तो इस रिएक्शन को मैं लिख दूं, क्या रिएक्शन होगी, जिंक से मैं क्या बना रहा हूं, ZnNH3, या पूरा ही लिख सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां कंफ्यूजन भी हो सकता है बच्चे को, इसलिए 4 अमोनिया यहां लिख सकता है। तो यहां से NH3 होल 4 ये हो जाएगा प्लस 2, और इस साइड 4 अमोनिया, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस। अब आप यहां से देख सकते हो कि दोनों का सम कर मैं ला सकता हूं, ठीक है ना। मतलब याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 2 हाफ रिएक्शन से हम तीसरे हाफ रिएक्शन कैसे लाए। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दूं, इसे 2 कर दूं और इसे 3 कर दूं, तो 3 का रिलेशन है कि 3 इज इक्वल टू 1 प्लस, लेकिन क्या हम ई को सीधा जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते। तो उस केस में जो है यहां पे हम क्या करेंगे,
कि इस केस में n की वैल्यू यहां पे हमने डेल्टा जी से सोल्व करेंगे इसे हम, तो डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस यहां क्या करूंगा डेल्टा जी नॉट 2। ये रिएक्शन यहां पे बैलेंस नहीं है, साथ में इधर क्या करना पड़ेगा मुझे, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, तभी बैलेंस होगा। अब आप ये देख लो, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, इसके लिए भी n की वैल्यू कितनी है 2, इसके लिए n की वैल्यू कितनी लिखेंगे अभी पता नहीं है अपन को इसके लिए, है ना। तो डेल्टा जी नॉट 3 बराबर क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट 3 जो मुझे निकालना है, n की वैल्यू क्या लूंगा 2 बराबर डेल्टा जी नॉट 1 कितना करूं, माइनस एन एफ ई नॉट 1, ई नॉट 1 की वैल्यू 0.76, n की वैल्यू 2, और इसके लिए k दिया हुआ है तो मैं अलग से लिख दूं, ई नॉट सेल का रिलेशन तो ये है, अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक लास्ट इक्वेशन हमने प्रूव की थी तो ये रिलेशन लिखा था, और टेम्परेचर इसने दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, 2.303 RT log 10 ऑफ यहाँ क्यों आता है, हम लिख सकते हैं कि इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 RT log 10 ऑफ के। ये रिलेशन भी आप लिख लेना, Q इज इक्वल टू के, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बोल रहा हूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 log 10। इसका मतलब डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए मैं क्या जोड़ूं, प्लस माइनस 2.303 RT log 10 ऑफ के। अब k की वैल्यू में कितना रखूं, k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9, r की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर मैंने रख दिया 300 केल्विन। अननोन क्या बच जाएगा यहाँ पे, ई नॉट 3। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, पहली रिएक्शन है ये वाली, इसके लिए ई नॉट 1 दिया हुआ है मुझे, दूसरी रिएक्शन है इसे जिसके लिए k दिया हुआ है मुझे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मैं k से ई नॉट से ला सकता हूं अगर n हो तो मेरे पास, लेकिन अभी अपने पास n नहीं है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये तीसरी रिएक्शन आ जाएगी जिसके लिए ई नॉट पूछा है, तो तीसरी रिएक्शन मैंने लिखी, ये 1, ये 2, ये 3। ये देख सकते हैं कि 3 कैसे आ रही है, 1 + 2 करके 3 आ रही है, तो 3 इज इक्वल टू 1 + 2। लेकिन हम यहाँ पे इनको सीधा ई नॉट नहीं जोड़ेंगे, हम किससे सोल्व करेंगे, डेल्टा जी से। डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट 1 कैसे लिखूंगा, माइनस एन एफ ई नॉट 1, ई नॉट 1 कौन सा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं अपन को, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं, इधर आ जाए अपन, इसके लिए डेल्टा जी नॉट निकालना है। अब मुझे k दिया हुआ है तो मैं इधर आ जाता हूं, ये रिलेशन था अपना नेक्स्ट इक्वेशन में। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे की बात करूं तो डेल्टा जी 0 कर दूं और इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, Q के बराबर, Q को k रख दूं मैं, तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया डेल्टा जी नॉट। तो टेम्परेचर दिया हुआ है, k दिया हुआ है, तो मैं टेम्परेचर और k को रखकर, r की वैल्यू कांस्टेंट है 8.314, रखकर मैंने डेल्टा जी नॉट निकाल ली। और डेल्टा जी नॉट 3 इस रिएक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट 3। ई नॉट 3 मुझे निकालना है इसके लिए पोटेंशियल में क्या मान रहा हूं, ई नॉट 3, जो कि मुझे निकालना। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवॉल्व कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ इसको बैलेंस करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनवॉल्व है, तो 2 यहाँ रखा अपन ने इसको। तो ये क्वेश्चन का ये है लॉजिक कि जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि 2 हाफ रिएक्शन जोड़ के तीसरी ला रहे हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है कि किसी एक रिएक्शन में वो आपको ई नोट की वैल्यू ना दे, बदले में क्या दे दे, के की वैल्यू। तो उधर जो क्वेश्चन किया है वहां से हमने ई नोट सेल निकाला, यहां हम इस के की हेल्प से क्या निकालेंगे, डेल्टा जी, है ना। तो क्वेश्चन में इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में सेकंड केस देख रहे हैं हम, केस सेकंड। केस सेकंड है इफ सेल इज कॉन्सेंट्रेशन सेल, इफ सेल इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्या मतलब है
कि बोथ हाफ सेल्स, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल are made of same electrode, same या are of same type, but there is concentration difference. There is concentration difference in two compartments. Due to this, cell will produce EMF. This cell is concentration cell. अब देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे पहचानेंगे हम। पहले तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि ई नोट सेल इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पे मैंने किस चीज को 0 किया था? ई सेल को। लेकिन यहां मैं किस चीज को 0 कर रहा हूं? ई नोट सेल को। उसका लॉजिक मैं अभी बताता हूं क्यों। कॉन्सेंट्रेशन सेल को कैसे पहचानेंगे कि दोनों तरफ एक ही तरह के सेल दिखाई दे रहे हैं। Zn+2 सॉल्ट ब्रिज, Zn+2 और जिंक। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दूं 0.01 मोलर और ये 0.1 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की क्या पहचान है कि एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के बने हुए हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या होगा कि जो दोनों सॉल्यूशंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन में अंतर होगा। तो मैंने लिखा है कि इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप बट देयर इज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन टू कंपार्टमेंट, ड्यू टू दिस सेल विल प्रोड्यूस ईएमएफ। तब उस केस में इस सेल को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन सेल। यानी कि मैंने आपको याद हो तो एक बेसिक वजह बताई थी करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होने की कि एनोड और कैथोड में जो है पोटेंशियल का डिफरेंस अगर होगा, जिंक और कॉपर जब हमने लिया था तो हमने कहा था कि दोनों सेल का पोटेंशियल अलग है, वो अलग। और जब दो हाफ सेल ऐसे जोड़े जाएं जिनके पोटेंशियल में अंतर हो तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इज प्रोड्यूस। भाई ईएमएफ अपन क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज। कि अगर यहाँ +2 वोल्ट है, इधर 1 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो अगर हमें बोल रहे हैं कि अगर हमने बेसिक जो हाफ सेल है वही अलग अलग मटेरियल के बना दी तो उनके पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से ईएमएफ डेवलप हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हो गई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेल जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। सेल अगर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो पिछली कंडीशन थी। एक सेल हम ऐसा भी बना सकते हैं कि हम एक ही जैसे मटेरियल का बनाए, कैथोड और एनोड, लेकिन हम दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस कर दें, इससे भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब हम ये देख रहे हैं कि ई नोट सेल 0 कैसे, ठीक है ना। के लिए कि जिंक से मैंने बनाया Zn+2, ये C1 कॉन्सेंट्रेशन, और Zn+2 से जिंक ये C2 कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉलिड, ये सॉलिड। अब आप ये देखो कि जब मैं एनोड लिखूंगा तो एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। जिंक से क्या लिखूं मैं? Zn+2, कॉन्सेंट्रेशन C1 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका पोटेंशियल कैसे लिखूंगा? ई नोट, जिंक से Zn+2। मान लीजिए इसकी वैल्यू है x। अब कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होगी? कैथोड पे रिएक्शन होगी Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन से जिंक। इसका पोटेंशियल कैसे लिखूं? Zn+2 से जिंक। अगर ये x है तो ये कितना होगा? -x। और फिर मैं इन दोनों को जोड़ के मैं नेट रिएक्शन ला रहा हूं। नेट वो क्या होगी? जिंक प्लस Zn+2 से Zn+2 प्लस जिंक। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ये C2 है और ये C1।
सही है। यहां से ये सॉलिड को तो हटा दूंगा, क्यू कैसे लिखूंगा, Zn+2 किस साइड का है, एनोड साइड का, अपॉन Zn+2 किस साइड का है, कैथोड साइड का। ठीक, अब ये इसको मैं लिख सकता हूं C1/C2। तो अगर क्वेश्चन में C1 और C2 दिए हुए हैं तो मैं यहां रखकर C1 C2 क्या निकाल लूंगा, क्यू। इलेक्ट्रॉन हम कितने कैंसिल आउट कर रहे हैं, 2, n की वैल्यू पता लग गई। अब मैंने आपको बताया था कि जब सेल की रिएक्शन में दोनों को जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट जोड़ के इसका ई नोड सेल लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 0। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की क्या खासियत है कि ई नोड सेल क्या होगा, 0। अब ई नोड सेल 0 होगा तो मैं इस सारे डेटा को नस्ट इक्वेशन में रख दूं। नस्ट इक्वेशन में ई सेल इज इक्वल टू, ई नोड सेल तो 0 हो गया, -0.0591 अपॉन n, यहां क्या आ जाएगा, log 10 Q। इसको लिख दूं मैं, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591, ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, 0.0591 अपॉन 2 log 10 C1 अपॉन C2, या मैं इसको बोल सकता हूं -0.0591 अपॉन 2 log 10 Zn+2 किस साइड का, एनोड साइड का, अपॉन Zn+2 किस साइड का, कैथोड साइड। सही। अब मैं पहला केस ले रहा हूं कि इफ C1 इज इक्वल टू C2, या मैं पूरा ही लिखूं, इफ Zn+2 एनोड इज इक्वल टू Zn+2 कैथोड। इसका मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी नहीं लिया, मैंने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ले ली। तो जैसे ही मैं दोनों को बराबर करूंगा log 1 0 हो जाएगा, तो सेल से मिलने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0। बोलो, यानी कि सेल जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब सेकंड केस, इफ Zn+2 एनोड साइड इज लेस देन Zn+2 कैथोड साइड। ठीक, इसका मतलब अंतर है दोनों में। अगर दोनों में अंतर होगा और ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो log में 1 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो माइनस में आएगा आंसर। तो इसका मतलब ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी। ई सेल पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि हमें करंट मिल रहा है सेल से, और करंट मिलने की वजह क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा मिलेगा हमें। यानी कि ये रेशियो जो है इनमें अंतर, जैसे मान लो 1 और 1 है, ठीक है, तो उस केस में सबसे कम करंट मिलेगा 0। 1 2 है, अगर मान लो 1 2 दे दे या 1 4 दे दे तो किससे ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, 1 4 वाले केस। यानी मोर इज द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, मोर इज द ईएमएफ प्रोड्यूस, ये हम बोल सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला केस जो होगा, थर्ड। अच्छा, इस केस में क्या होता जाएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, हम ये देखें कि टाइम अगर बढ़ता गया तो यहां से आप ये देखो, ये रिएक्शन लिखी है मैंने नेट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन इधर जाएगी। इसका मतलब Zn+2 एनोड साइड का बढ़ता जाएगा और Zn+2 कैथोड साइड का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब Q की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, Q की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो ई सेल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ध्यान देना इस बात पे मैं क्या बोल रहा हूं। हमने कहा सेल इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये किस तरह की कॉन्सेंट्रेशन, C1 एनोड वाली और C2 किधर वाली है, कैथोड। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको एनोड और कैथोड से। अगर टाइम बढ़ता गया यानी सेल काम करता गया तो ये बढ़ता जाएगा और ये वाली कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। ये कौन सी, एनोड, ये कैथोड। तो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कैथोड की कम होगी। इसका मतलब ये रेशियो जो है Q क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
अब नेक्स्ट इक्वेशन में आप यहां से Q देखो, अगर मैं Q को बढ़ाऊंगा तो आगे साइन तो कौन सा है, माइनस, तो ई सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि फाइनली क्या होगा कि इस केस में अगर ये C1 बढ़ रहा है तो C1 एंड C2 विल अप्रोच ईच अदर, इस लाइन का क्या मतलब है कि हम यहां पे जो है इनिशियली क्या ले रहे थे, डिफरेंस ले रहे थे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं इसको, ठीक है। हम इसमें डिफरेंस ले रहे थे अगर, ठीक है, तो हुआ ये कि हमने बोला कि जो C1 है वो क्या है, लेस देन C2, बड़ा कौन सा है, ये नीचे वाला बड़ा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि टाइम के साथ ये बढ़ता जा रहा है, ये घटता जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, ये वैल्यू बराबर होने की कोशिश कर रही है, और जैसे ही बराबर हो जाएगी सेल करंट देना बंद कर दो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं इनफाइनाइट टाइम तक सेल काम करेगा। अगर आपने एक बार सेल बना दिया कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो इट इज प्रोड्यूसिंग करंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, पर जैसे जैसे ये यूज में आता जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम होता जाएगा। C1 and C2 will approach each other and finally this cell will not produce EMF. Finally, जब C1 और C2 बराबर हो जाएंगे, जब C1 C2 बराबर हो जाएंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेल तब तक काम करेगा जब तक कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस खत्म हो गया, काम करना बंद कर दिया, या फिर हमने सेल ही ऐसा बना दिया जिसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब इसको क्वेश्चन समझ रहे हैं अपन, 0.01 मोलर और Zn+2 से 0.1 मोलर और ये जिंक सॉलिड, हमसे सीधा पूछ लिया कि कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वहां मेरे पास तीन चीजें होनी चाहिए, ई नोट सेल, क्यू और एन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ई नोट सेल के बारे में कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब उसकी संभावना यह है कि सेल कौन सा हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन से। अब अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो एनोड एंड कैथोड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब मैं इसको क्या मानूं, कॉन्सेंट्रेशन सेल। ई नोट सेल क्या कर दूं, 0, बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। लेकिन ये जो चीज पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है। तो ई सेल निकालने के लिए मैं रिएक्शन लिखूं कि जिंक प्लस Zn+2, मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, Zn+2 प्लस जिंक। ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। ये किस साइड की है, एनोड साइड, और ये किस साइड है, कैथोड साइड। अगर मैं Q लिखूं इस रिएक्शन के लिए, तो Q क्या आ जाएगा, Zn+2 एनोड अपॉन Zn+2 कैथोड, 0.01 अपॉन 0.1, 10 की पावर -1। सही है? इसका मतलब E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 2, log 10 की पावर -1 इधर आ जाएगा, तो आंसर E का कितना आ गया, प्लस 0.0591 अपॉन 2 वोल्ट। यानी ये जो सेल हमने बनाया है, ये सेल इनिशियली इतना करंट दे रहा है, ठीक ना। अगर ये काम करता रहा सेल, तो क्या होता जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना। यानी मैं कहूंगा कि Zn+2 किस साइड का, कैथोड साइड का डिक्रीज करेगा, Zn+2 एनोड साइड का इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या होता जाएगा कि ये दोनों वैल्यू, ये वाली बढ़ रही है और ये कम हो रही है समय के साथ। ये तो इनिशियल है, जब हमने सेल जस्ट बनाया है उस वक्त का करंट। अगर समय के साथ ये बढ़ता गया और ये कम होता गया, तो ये चलते चलते फाइनली दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर जाएंगे, और जैसे ही अप्रोच कर जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उसी वक्त ये Q1 होते ही सेल से मिलने वाला EMF क्या हो जाएगा, तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा
सेल काम करेगा, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस खत्म होगा सेल काम करना बंद कर देगा, करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, अब इसमें एक स्पेशल केस हम ले रहे हैं। अगर मैं दोनों 0.1 ले लेता तब तो ई सेल कितना हो जाता, 0। मैंने ये कम लिया है, ये ज्यादा लिया है कैथोड साइड का, ई पॉजिटिव आ रहा है ना। अब हम तीसरा केस ले रहे हैं जो कि ध्यान से समझना अपन को। 1 मोलर और Zn+2 0.01 मोलर और जिंक, मैंने कॉन्सेंट्रेशन रिवर्स कर दी है। अगर मैं रिवर्स कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ई नोट सेल तो क्या हो गया, 0। अच्छा, Q की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Zn+2 एनोड अपॉन Zn+2 कैथोड। ठीक, अगर मैं यहां से देखूं तो ये हो जाएगा 0.1, ये 0.01 इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको सेल के इक्वेशन में रख दूं, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 ऑफ Q मैंने यहां रखा तो सेल का करंट आ जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सेल करंट करेगा, करंट जनरेट करेगा, बोलो। रिवर्स ऑर्डर में यहां से जो है सेल जो है वो काम करेगा, पोटेंशियल मिलेगा मुझे, लेकिन वास्तव में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें तो हम क्या कर रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं। हम एनोड को कैथोड की तरह यूज कर रहे हैं, करंट तो मिलेगा लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, जबकि वास्तव में ये नहीं है। अगर इसका ई नेगेटिव आ रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो रही है, तो फिर रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में तो हो रही होगी। इसका मतलब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन में लिख सकता हूं कि जिंक से Zn+2 0.01, Zn+2 से जिंक 0.2, और हम ये कहेंगे कि सेल विल प्रोड्यूस ईएमएफ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको नेगेटिव वैल्यू देकर ये बोल दो, कंक्लूजन निकाल दो कि सेल करंट प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल करंट प्रोड्यूस कर रहा है ना, लेकिन रिएक्शन जो हम मान रहे हैं कि इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन है, वो नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यानी हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, एनोड को कैथोड बना देंगे, कैथोड को एनोड। समझिए बात हो। तो करंट एक ही कंडीशन में नहीं होगा, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा तब वो कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं रहेगा। तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि दीज आर यूज्ड टू मेजर potential of other cell of other electrode। रेफरेंस का मतलब तो समझ ही गए हैं कि एज ए रेफरेंस हम इसको यूज कर रहे हैं किसी और का पोटेंशियल मालूम करने के लिए। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोल रहे हैं कि ई नोट Zn से Zn+2 0.76 वोल्ट, तो ये 0.76 वोल्ट कैसे प्रैक्टिकली मेजर हुआ है, इनकी हेल्प से। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापने के लिए हम किसी एक सेल को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं। इसका एग्जांपल है रेफरेंस का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, इसको हमने डिप कर दिया, यहां पर एक सॉल्यूशन भर दिया हमने एसिडिक, बेसिक भी भर सकते हैं वैसे अपन। यहां पे एक सॉल्यूशन है जिसमें H+ आयन सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, H+ का। हमने एक वायर यहां से लगा दिया, द वायर इज मेड ऑफ प्लेटिनम,
और उसके बाद हम इधर इस ट्यूब में यहां इस पैसेज से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में ये जो कंस्ट्रक्शन है इसी को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी तीन चीजें होती है यहां पे, एक तो होता है प्लेटिनम वायर, एक होती है हाइड्रोजन गैस, और एक होता है सॉल्यूशन जिसमें डिप किया गया है। अब यहां आप ये सोच लो रिएक्शन किनके बीच में होने वाली है, हाइड्रोजन और H+ के बीच में। लेकिन प्लेटिनम वायर का काम वहां पर सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने का काम करेगा। यानी हम प्लेटिनम वायर को, इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड हम किसको बोलेंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैं आगे लिख देता हूं। बांट रहे हैं इलेक्ट्रोड, एक तो है एक्टिव और एक है इनर्ट। एक्टिव का मतलब विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। जैसे अपन ने डेनियल सेल का एग्जांपल लिया था कि जिंक मेटल के साथ हमने Zn+2 ले लिया था। तो जिंक का काम दो है, इस जिंक मेटल के दो काम थे, एक तो इलेक्ट्रॉन को लाना ले जाना भी है और साथ में रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि ये इसमें बदल रहा है। तो जब मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो उसे एक्टिव बोलते हैं। लेकिन जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है, यहां मैंने लिया है हाइड्रोजन गैस प्लस H+ सॉल्यूशन प्लस प्लेटिनम वायर, ये मेटल, ये इनर्ट रहेगा। यानी इट इज ओनली द चार्ज कैरियर। तो अगर किसी सेल में आपको ये लग जाए कि मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, और अगर कहीं लग जाए कि मेटल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये चीज तो हम अलग बोल रहे हैं। अब आगे हमें बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसी को हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में SHE। ये जो मैंने इधर बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बदल सकता हूं अगर मैं प्रेशर हाइड्रोजन का कितना ले लूं, 1 atm। नया स्टैंडर्ड है 1 बार, और पुराना स्टैंडर्ड अभी तक यूज कर रहे हैं 1 atm। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन H+ की मैं कितनी ले लूं, 1 मोलर। अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन रख दी है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी सेटअप को हम क्या नाम देने लग जाएंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत यह है कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट माना गया है, अज्यूम्ड। यानी इसको 0 मानकर बाकी सबको इसकी हेल्प से निकालेंगे। अगर SOP 0 है तो इसका SRP भी क्या है, 0 वोल्ट। तो ये पॉइंट आपको याद करना है कि इसको 0 मान लिया गया है। समझिए बात, 0 इसको इसलिए माना है क्योंकि इससे जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो पॉइंट्स में बहुत ही कम होता है। जैसे मान लो 0.0009 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको एक तरह से 0 मान सकते हैं। अब ये मदद करेगा किसी दूसरे सेल का पोटेंशियल निकालना। समझिए बात हो, तो अब हम इसको यूज करेंगे एज ए कैथोड एंड एनोड। तो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, केस फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस कैथोड। अगर मैंने इसको कैथोड की तरह ले लिया है तो रिएक्शन कौन सी होने वाली, रिडक्शन। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, ध्यान रखना। अब अगर मैंने इसको एज ए कैथोड बना दिया, सॉल्यूशन हमने डिप किया है, H+ आयन पड़े हुए हैं, और मैंने क्या किया, इधर से एक प्लेटिनम वायर को डिप किया इसमें, और इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आने लग गए। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस वायर में फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा वायर पर, और इसकी वजह से H+ आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अगर H+ आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए
तो यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लग जाएगी। कैसे कि H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर क्या फॉर्म करने लग जाएंगे, हाफ H2 गैस। तो रिएक्शन क्या हो रही है, सिंपली H प्लस खत्म होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें बदलते जा रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगते हैं। अब इस वाले सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो समझना ध्यान से। E नॉट हम लिख रहे हैं H प्लस से किसमें बदल रहा है, H2 में। तो H प्लस और H2 दो कंपोनेंट हुए। ये किस कंडीशन में, एक्वस, ये गैस। अगर कंपोनेंट डिफरेंट फेजेस में हो तो सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये +1 से 0 में बदल रहा है तो दिख रहा है आपको रिडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, और तीसरा कंपोनेंट हम प्लेटिनम भी यहां साथ में लिख देते हैं। प्लेटिनम सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने का काम करेगा। अगर मैं प्लेटिनम ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ये दोनों कंपोनेंट ही कर रहे हैं, पर रिप्रेजेंटेशन के लिए प्लेटिनम भी साथ में लिखा जाता है। तो ये चीज समझ लें, ठीक। इस पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वल टू SRP, और इसे तो हमने क्या मान लिया है, 0। बोलिए ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा, SRP। नोट लगा दिया ऊपर मैंने, तो इसे हमने क्या मान लिया है, 0। अब इसके लिए अगर मैं Q लिखूं, रिएक्शन कोशिएंट, तो ध्यान देना रिएक्शन कोशिएंट लिखने का ये तरीका एकदम पहली बार आ रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे नहीं लिखते थे। एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पावर 1/2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H प्लस पावर 1। एक्टिविटी इज रिप्लेस बाय प्रेशर अगर कंपोनेंट गैस है तो, और एक्टिविटी इज रिप्लेस बाय कॉन्सेंट्रेशन अगर कंपोनेंट सॉल्यूशन है। तो मैं इसी रिलेशन को कैसे लिख रहा हूं, P हाइड्रोजन 1/2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन H प्लस। इससे पहले कभी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आया है कि एक ही क्वेश्चन में प्रेशर भी आए और कॉन्सेंट्रेशन भी आए केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर दो कंपोनेंट है, एक गैस और एक एक्वस, तो हम गैस को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, प्रेशर की फॉर्म में, और सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये एक्सप्रेशन हो गया Q का। N कितना दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन हमने काटे हैं 1, मतलब इन्वॉल्व है 1। तो मैं इसके लिए E लिखूं, E नॉट, E बराबर, E लिखूंगा मैं H प्लस से H2 प्लेटिनम बराबर, नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, E नॉट H प्लस से H2 प्लेटिनम माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन 1, इधर log 10, यहां आ जाएगा PH2 पावर 1/2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन H प्लस। ये रिजल्ट। इसमें से मैं इस चीज को तो हटा सकता हूं क्योंकि ये कितना मान लिया हमने, 0। सही है। इन दोनों में क्या फर्क है, ये SRP और ये RP, ये होगा RP और ये होगा SRP। सही है। अगर मैं ये 1 ATM ले लूं, ये 1 मोलर ले लूं, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सेल क्या बन गया, स्टैंडर्ड सेल, और मिलने वाला करंट पोटेंशियल 0। लेकिन अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज कर दूं, ये 2 ATM, ये 1 मोलर, तो फिर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी ना। इसका मतलब E0 नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यही करेंगे कि कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसमें ये दोनों कंडीशन दे दूंगा, है ना। तो ये आपको पता लग जाएगा। देखते हैं, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और मुझे प्रेशर हाइड्रोजन का दे दिया 0.01 मोलर, और कॉन्सेंट्रेशन H प्लस दे दी 10⁻⁻7 मोलर। निकाल सकते हैं
रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो रिएक्शन में कौन सी कंसीडर करूंगा, H++ इलेक्ट्रॉन से हाफ H2। इसका मतलब E पूछ रहा है मुझसे, तो E बराबर 0। 0 क्यों लिखा मैंने, SRP 0 माना है, E बराबर E0 -0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन 1 log 10 P हाइड्रोजन का पावर 1/2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन H+। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू रखी हमने, सोल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू -0.0591 log 10 की पावर -2 पावर 1/2 अपॉन 10 की पावर -7। अभी हमने सेल को किसकी तरह काम करवाया है, कैथोड की तरह। सेकंड केस होगा एनोड की तरह। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड, अगर हम एनोड की तरह इसको यूज करें, ठीक है, तो सेटअप बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा ये चेंज कर दें कि हाइड्रोजन गैस यहां से पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कैसे कि यहां से H+ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब होगा क्या अल्टीमेटली कि हाइड्रोजन गैस अंदर एंटर करेगी, हाफ हाइड्रोजन, और ये बनाएगा H+ आयन, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो बाहर चला जाएगा थ्रू प्लेटिनम वाला। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनोड या कैथोड कैसे बन रहा है, ये बन रहा है किसी अदर सेल के रिलेटिव में। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सेल कम पावरफुल है तो ये एनोड की तरह काम करने लग जाएगा। अगर जुड़ा हुआ दूसरा सेल ज्यादा पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, ये कैथोड की तरफ काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है दूसरे सेल पे जो इससे जुड़ा हुआ है। ये केवल आधा सेल है, हाफ सेल बोला जाता है इसको, इट इज नॉट ए कंप्लीट सेल। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन में हम कंप्लीट सेल की रिएक्शन भी लगा सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज फॉर बोथ कंप्लीट सेल एज वेल एज हाफ सेल, ये दिमाग में रखना होगा। यहां से रिएक्शन ये हो गई, तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, E0। अब ध्यान दें, हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू H+, ठीक, और प्लेटिनम को शुरू में लिख देते हैं हम ऑक्सीडेशन वाले केस में। ये चीज हो जाएगी सॉलिड, ये गैस और ये एक्वस, तीनों अलग अलग फेज में है, इसलिए सेपरेट कर दिया सिंगल वर्टिकल लाइंस। यानी एनोड वाली साइड में प्लेटिनम एक्सट्रीम एंड पे आएगा इधर लेफ्ट में, और कैथोड वाले में एक्सट्रीम राइट एंड। इस पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगा, SOP, और इसे हमने क्या मान लिया है, 0, तो ये तो हट गया। अब इसके लिए मैं Q लिखूं तो Q क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन H+ अपॉन प्रेशर हाइड्रोजन की पावर 1/2 और N की वैल्यू 1। अगर मैं इसका लिखूं OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कैसे लिखूंगा, प्लेटिनम H2H+ बराबर OP बराबर होगा SOP, जो कि मैंने कितना मान लिया है, -0.0591 अपॉन 1 log 10, यहां कितना हो जाएगा, log 10 H+ अपॉन PH2 की पावर 1/2। ये इक्वेशन यूज करेंगे इस वाले केस में। यानी कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी इधर कराया है कि कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, अगर मैं इसकी जगह लिख देता कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेम कंडीशन लिख देता, तो फिर हम उस केस में क्या करते, रिएक्शन उल्टी कंसीडर करते। यानी यहां रिएक्शन हो जाती हाफ H2 से H++ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और E निकालना है मुझे, मतलब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो SOP 0 मान लिया अपन, -0.0591 अपॉन 1। सिर्फ अंतर क्या पड़ेगा, इस साइड H+ आ जाएगा उल्टा, और PH2 की पावर 1/2, और ये चीज एक्सप्रेशन में 10 की पावर -7 और ये 10 की पावर -2 की पावर 1/2। समझ गए बात को। तो क्वेश्चन एक इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ ले। अब अगर मैं दोनों सेल को, हाइड्रोजन सेल को ही ले लूं, ठीक है, तो उनको मिला के मैं एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बना सकता हूं।
वो देखेंगे अपन।